नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मौर्य आपका चैनल HSC लर्निंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है जनरल इमरजेंसी एवैक्यूएशन। जनरल इमरजेंसी एवैक्यूएशन और प्लान क्या होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें जनरल इमरजेंसी को कंसिडर करके उसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी प्लान होता क्या है। तो एन इमरजेंसी प्लान इज़ अ रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आउटलाइन व्हाट वर्कर्स एंड अदर्स एट द वर्क प्लेस शुड डू इन इमरजेंसी। इसका मतलब ये होता है इमरजेंसी प्लान एक रिटन सेट है जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो वहाँ पे वर्कर्स है या जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वर्क प्लेस पे वहाँ पे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका एक रिटन सेट होता है पूरा। ये इमरजेंसी प्लान होता है। फिर उसके बाद क्या है, एवरी एम्प्लॉय विद इन अ फैसिलिटी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड विद इन द फैसिलिटी। जो भी एम्प्लॉय है फैसिलिटी के अंदर उसको प्रॉपर पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इमरजेंसी प्लान के अंदर उसकी पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसको होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे पैनिक जो चांसेस है वो क्रिएट ना हो सके। हिस्टोरिकली one of the major reason for the severity of fire emergency has the delay in reporting of the emergency। ज़्यादातर देखा गया कि जब भी मतलब जो मेजर फायर होती है, सीवियरिटी जब ज़्यादा होती है फायर इमरजेंसी में, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो रिपोर्टिंग करने में डिले होता है उसके कारण ये जो होता है मेजर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो फर्स्ट वन जो है वो है स्टेबलाइज एन इमरजेंसी रिपोर्टिंग फ़ोन नंबर विद इन द फैसिलिटी। जो भी फैसिलिटी है उसके अंदर जो भी इमरजेंसी फ़ोन नंबर है वो इंक्लूड होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है, मान लो जैसे कोई भूकंप आया या कोई फायर हुई या अर्थक्वेक हुआ, तो ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत जो भी वहाँ के नियरेस्ट वर्क प्लेस है वहाँ से वो कॉल कर सके कोई भी एम्प्लॉय, ये होना चाहिए। पोस्ट द इमरजेंसी रिपोर्टिंग नंबर थ्रू आउट द फैसिलिटी एंड ऑन ईच फ़ोन। मतलब जो इमरजेंसी रिपोर्टिंग नंबर है वो थ्रू आउट पूरी फैसिलिटी में प्रोवाइड होना चाहिए और हर फ़ोन नंबर में उसका नंबर इंक्लूड होना चाहिए। इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज़ आर फेमिलियर विद द नंबर। जैसे हम जानते हैं कि जैसे जब भी महीने में ट्रेनिंग होती है, 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग होती है, तो उसमें जितने ही वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जो भी मतलब वो इमरजेंसी नंबर है उससे वो कैसे फेमिलियर हो सकते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें डिले ना हो और जल्द से जल्द उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो फोर्थ वन है वो है इंश्योर दैट पर्सनल अंडरस्टैंड who is alert on site and off site emergency response organization and agencies। उनको पर्सनल जो भी वहाँ पे पर्सनल है, वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, उनको क्लियर पता होना चाहिए कि किससे ऑन साइट पे और किससे ऑफ साइट पे रिपोर्ट करना है किसी भी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये पूरे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी को पता होना चाहिए कि मतलब किसे इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है। तो हम आगे देखते हैं इसी में कंटिन्यू करते हुए। इंश्योर दैट फायर नोटिफिकेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू द अप्रोप्रिएट एजेंसी। जो भी मतलब मान लो कोई फायर इमरजेंसी हुई तो ये इंश्योर कर ले कि जो आपने कोई कॉल किया हुआ तो एक अप्रोप्रिएट एजेंसी पे जाके लगे, ताकि जो आपके नियरेस्ट फायर डिपार्टमेंट है वहाँ तक कॉल पहुँचे और आपको जल्द से जल्द उसमें हेल्प मिल सके। तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए। द सेकेंड वन, कॉल द फायर इमरजेंसी नंबर आर ऑपरेट द नियरेस्ट मैनुअल फायर अलार्म स्टेशन। जो भी आपके नियरेस्ट फायर इमरजेंसी नंबर है या फायर स्टेशन है उसको कॉल करें, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो मैनुअल फायर अलार्म सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर दे, ताकि जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आपकी कॉल पहुँच सके। फॉलो अप एनी अलार्म सेंट फ्रॉम एन मैनुअल फायर अलार्म स्टेशन विथ अ टेलीफोन कॉल। फिर उसके बाद है इफ़ अ स्प्रिंकलर सिस्टम इज ऑपरेटिंग when the emergency is discovered, employer should not assume that the alarm has been transmitted to the fire department। अगर मान लो किसी स्प्रिंकलर सिस्टम से कोई अलार्म एक्टिवेट होता है कि यहाँ पे कोई फायर हुई है या इमरजेंसी उससे पता चलती है,
तो उसको जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय है उसको ये नहीं एज्यूम करना चाहिए कि जो जिसका सिग्नल है या अलार्म है फायर डिपार्टमेंट तक पहुँच गया है, तो उसे खुद ही फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एरर आ सकती है सिस्टम में, इसलिए उसे खुद ये कॉल करना होता है। If an automatic fire alarm system is operating when the emergency is discovered, employer should not assume that the alarm has been transmitted to the fire department. जैसा इसमें भी दिया हुआ है कि अगर ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट होता है तो भी उन्हें कॉल करना होता है, ताकि ये एज्यूम ना करे कि मतलब वहाँ पे जो अलार्म है वो वहाँ पे पहुँच चुका है नियरेस्ट फायर स्टेशन में। फिर उसके बाद है प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ पर्सनल विद इन द फैसिलिटी फॉर इवैक्यूएशन पर्पस। जितने भी जैसे कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें पूरी एक रिपोर्टिंग तैयार होती है, क्योंकि जब इवैक्यूएशन का टाइम होता है तो उसमें हर एक पर्सन को कॉल करके बाहर निकाला जाता है, उसके बाद कॉल किया जाता है ताकि कोई जो फैसिलिटी है उसके अंदर बचा तो ना हो या रिमेनिंग ना हो। तो ये हुई रिपोर्टिंग एन इमरजेंसी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी कंजर्वेशन एंड साल्वेज। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो प्रॉपर्टी कंजर्वेशन इज़ द टर्म अप्लाइड टू द प्रोसीजर टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्सीडेंट। प्रॉपर्टी कंजर्वेशन क्या होता है? ये वो प्रोसीजर है जो आफ्टर एक्सीडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट के दौरान भी हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं, तो उसको बचा सकते हैं, जो भी डैमेज है उसको कम कर सकते हैं। तो ये होता है प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। प्रॉपर्टी डैमेज कैन बी कॉज्ड बाय द इंसिडेंट और ड्यूरिंग द मिटिगेशन ऑफ द इंसिडेंट। अब प्रॉपर्टी डैमेज कैसे हो सकता है? इंसिडेंट के दौरान भी हो सकता है या ड्यूरिंग एंड मिटिगेशन ऑफ द इंसिडेंट। जैसे जब कभी फायर इमरजेंसी होती है तो ज़्यादा हम वाटर का यूज़ करते हो तो उसमें भी प्रॉपर्टी डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हो गया। फिर सम कंसर्न विद प्रॉपर्टी कंजर्वेशन प्रोसीजर आर क्या है? ब्रीचेस और अदर अनप्रोटेक्टेड ओपनिंग इन स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय द इंसिडेंट। जो भी इंसिडेंट हुआ उसको कोई उससे अनप्रोटेक्टेड ओपनिंग हुई तो उससे भी डैमेज पहुंचता है, प्रॉपर्टी कंजर्वेशन होता है और डैमेज उससे क्रिएट होता है। फिर क्या होता है? कंटामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मशीनरी, स्टॉक और अदर कंटेंट्स कॉज्ड बाय। अब किससे हो सकता है कंटामिनेशन? अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वाटर से हो सकता है, अगर कोई फायर इमरजेंसी हुई है तो वहाँ से स्मोक और हीट जो फायर से निकलती है उसके थ्रू हो सकता है, या कोरोजिव और अदर हजार्डियस मटेरियल दैट मे हैव बीन रिलीज। अगर कोई कोरोजिव मटेरियल, कोई हजार्डियस मटेरियल रिलीज हुआ है तो उससे भी वहाँ कंटामिनेशन क्रिएट हो सकता है। अब इसी में कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डैमेज कॉज्ड बाय वाटर कंटामिनेशन कैन कॉज। अब वाटर कंटामिनेशन से क्या क्या डैमेज हो सकता है? स्टील पार्ट्स एंड असेंबली टू रस्ट। जो स्टील पार्ट्स है और असेंबली है वो रस्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं। फिर तीसरा सर्टेन मटेरियल्स टू मेल्ड्यू। फिर अगला है डैमेज कॉज्ड बाय द हीट। और फायर कैन कॉज। जो फायर से जो हीट निकलती है उससे क्या क्या डैमेज हो सकता है? इंसुलेशन इन वॉल और रूफ असेंबली टू मेल्ट देयर बाय रेड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। जो इंसुलेशन होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल या जो वॉल वगैरह होते हैं उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है, बिकॉज जो उसके अंदर हम रॉड यूज़ करते हैं या कॉलम के अंदर जो रॉड यूज़ करते हैं वो मेल्ट हो जाता है, तो इससे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इंसुलेशन ऑन वायरिंग टू डिट्रियोट एंड डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू ब्रेक डाउन। अब जो इंसुलेशन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये सब उसके रीज़न है। अब डैमेज कॉज्ड बाय स्मोक कंटामिनेशन कैन कॉज। अब स्मोक कंटामिनेशन से क्या क्या डैमेज हो सकता है उस पर बात करते हैं। वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? कोरोजन ऑफ सर्टेन मेटल कंपोनेंट्स, स्टेनिंग ऑफ सर्फेसेस, contamination of some materials with odors. Certain materials and products such as food products are highly susceptible to smoke contamination. ये सब उसके अंदर आते हैं कंटामिनेशन ऑफ स्मोक के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी कंजर्वेशन प्लान है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वन इज़ मेंटेन इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल नीडेड टू इफेक्टिवली परफॉर्म प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑपरेशन। प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑपरेशन के लिए जो जो मटेरियल हमें उसकी ज़रूरत होती है उसे हम मेंटेन करके रखें। कंडक्ट एफर्ट्स
ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम एफर्ट लगाते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी हुई तो सबसे पहले वहाँ पे हम क्या चीज़ को बचा सकते हैं। अगर वहाँ पे पहले हम ह्यूमन लाइफ बचा सकते हैं तो पहले प्रायोरिटी उसको देना है, और अगर हम उसको बचा सकते हैं साथ में डैमेज होने से प्रॉपर्टी को, तो फिर उसके बाद उसको प्रायोरिटी देना है। तो इस हिसाब से हमें उसे प्रायोरिटी देना है। टेम्परेली कवर, सील आर रिपेयर एनी ब्रीचेस आर ओपनिंग इन बिल्डिंग वॉल्स आर रूफ्स टू मिनिमाइज सेकेंडरी डैमेज टू द कंटेंट्स फ्रॉम द एलिमेंट। जो मतलब टेम्परेरी कवर है या मतलब कोई ब्रीचेस या ओपनिंग वगैरह हो गई है फायर के दौरान या किसी इमरजेंसी के दौरान, तो सबसे पहले हमें उसे बंद करना है ताकि जो सेकेंडरी डैमेज है वो ना हो सके। सेकेंडरी डैमेज में प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है और ह्यूमन लाइफ का वो भी हो सकता है डैमेज। Then the other one is exercise extreme care in the use of any flame or heat producing equipment that could result in fire। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए या जो भी हमने इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हीट या फ्लेम के दौरान हम उस इक्विपमेंट का प्रॉपर यूज़ कर सकें। The next one is minimizes the hazard associated with portable or temporary heat and light sources। फिर उसके बाद क्लीन एंड ड्राई एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव बीन सब्जेक्ट टू वाटर डैमेज। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वाटर से डैमेज हो गई तो सबसे पहले हमें क्लीन और उसे ड्राई करना चाहिए। इसके बाद क्या है, रिंज विथ क्लियर वाटर एंड ड्राई, लो टेम्परेचर ब्लो ड्राइंग मे बी यूजफुल ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। फिर उसके बाद पोर्टेबल इक्विपमेंट मे बी ड्राई इन लो टेम्परेचर ओवेंस। जो पोर्टेबल इक्विपमेंट है हम उसे लो टेम्परेचर ओवेंस में भी ड्राई कर सकते हैं। कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर लिटरेचर आर अदर appropriate reference। After cleaning and drying, have qualified personnel check the devices to ensure that they operate properly। जैसे हमने जो भी हमारा प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया है, हमने क्लीन करा, उसे ड्राई करा, उसके बाद एक क्वालिफाइड पर्सनल के थ्रू उसे पूरा चेक कर लेना चाहिए डिवाइस को, उससे ताकि ये इंश्योर हो सके कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। Before any electrical equipment is returned to the service, have qualified personnel verify quality of the insulation। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वापस यूज़ कर रहे हैं तो उसे वापस से चेक करना चाहिए ताकि उसका इंसुलेशन प्रॉपर है कि नहीं ये पता कर सकें। फिर उसके बाद रिमूव स्टोर मटेरियल फ्रॉम द एरिया इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। जो भी इंसिडेंट हुआ वहाँ पे जो भी स्टोर मटेरियल सबसे पहले उसे हटा दें और चेक कर लें वहाँ पे कोई कंटामिनेशन है तो नहीं। In some cases material may be salvageable if repackaged। reduce water, अब बात करते हैं हम reduce water damage to steel or other ferrous surfaces by cleaning, wiping, dry and covering with a protective coating of oil। inspect equipment for the presence of water। कुछ जितने भी इक्विपमेंट है उसका पूरा इंस्पेक्शन कर ले ताकि कोई वाटर प्रेजेंस ना हो तो इसे पता कर सके। पर्टिकुलरली ऑन बियरिंग आर लुब्रिकेटिंग ऑयल सम्स एंड रेसिड्यू ऑन मशीन आर अदर सेंसिटिव सरफेसेस। फिर उसके बाद इसी में कंटिन्यू करते हैं। सम मटेरियल सच एस बेल्ट फाइबर एंड रोल पेपर आर पर्टिकुलरली वाटर एब्जॉर्बेंट। इफ़ दे आर वेट टेक पाइल्स अपार्ट प्रॉम्प्टली सेपरेटिंग। तो हम देखते हैं आर वेट टेक द प्लाइज अपार्ट प्रॉम्प्टली सेपरेटिंग वेट फ्रॉम ड्राई टू रेड्यूस एब्जॉर्प्शन। उसके बाद का जो पॉइंट है, एग्जामिन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स ड्राइंग एंड प्रैक्टिस ट्रेसिंग एंड सेपरेट द डैमेज वंस फ्रॉम द अनडैमेज। जो भी हम पूरे जितने भी आपके रिकॉर्ड है या ड्राइंग है या ट्रेसिंग जो उसका पूरा हम ट्रेस करें, एग्जामिन करें और देखें उसमें कोई डैमेज है या नहीं है। जो डैमेज है उसे अलग कर सके और अनडैमेज को अलग कर सके। आइटम्स ओनली पार्टली डैमेज शुड बी ड्राई आउट टू प्रिवेंट फर्दर डेटेरियोरेशन एंड फैसिलिटेट रिकवरी। सेग्रीगेट कंटामिनेंट मटेरियल फ्रॉम नॉन कंटामिनेट मटेरियल्स। जो कंटामिनेटेड मटेरियल है उसको अलग कर दें और नॉन कंटामिनेटेड अलग कर दें। फिर डिकंटामिनेटेड those materials as needed, clean, dry or oil damage stock or machinery। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट का क्लियरली जवाब दे सकूँगा।
और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे जो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक होगी, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे लिंक्डइन पेज की लिंक, फिर उसके बाद जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज़ उसकी लिंक, फिर उसके बाद हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट लिंक्डइन पेज का जो लिंक है वो, और जो मेरी फेसबुक पेज की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप इस पेज के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स।